हेलो स्टूडेंट, आज फिर हम उपस्थित हैं फिजिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है विद्युत धारा। ओके, एनसीईआरटी के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 3 है और पिछले वीडियो में हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे और हमने पढ़ा था अपवाह वेग, पढ़ा था विद्युत धारा, धारा घनत्व और गतिशीलता के बारे में अध्ययन कर चुके थे। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? अपवाह वेग व विद्युत धारा में संबंध क्या है, ओम का नियम पढ़ेंगे, उसका सूक्ष्म रूप भी पढ़ेंगे, साथ में प्रतिरोधकता व चालकता का अध्ययन करेंगे और प्रतिरोधकता और चालकता को हम अपवाह वेग और अन्य रूपों में लिखने का प्रयास करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम अपवाह वेग व विद्युत धारा में संबंध, विद्युत धारा में संबंध चैप्टर हम यहां से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक मान लेते हैं मेरे पास ये कोई चालक तार है। ओके, और इस चालक तार के प्रति एकांक आयतन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? एन क्या है मेरे पास? प्रति एकांक आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है? ए, और इसकी लंबाई हम कितनी ले लेते हैं? स्मॉल एल ले लेते हैं। कितनी ले लेते हैं? स्मॉल एल ले लेते हैं। ओके, और मैं क्या करता हूं, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। किससे कनेक्ट कर देते हैं इसको? हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, हम ये जानते हैं, और जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवाह गति करेंगे। किस वेग से? वीडी वेग से गति करेंगे और परिपथ में धारा बहने लगेगी। तो हम क्या चाहते हैं कि इस विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध क्या है वो निकालना चाहते हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं। क्या करते हैं, एक छोटा सा मैं अल्पांश ले लेता हूं जिसकी मोटाई कितनी है? डेल्टा एक्स है। कितनी है? डेल्टा एक्स। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल ए ही है। कितना है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल ए ही है। ओके, तो अल्पांश का आयतन कितना हो जाएगा? अल्पांश का आयतन कितना लिख दें हम? हमें जानते हैं डेल्टा वी बराबर कितना हो जाएगा? लंबाई इंटू क्षेत्र। इस लंबाई को हम क्षेत्रफल से गुणा कर दें तो a इंटू डेल्टा एक्स। ये मेरे पास क्या हो गया? इस अल्पांश का आयतन हो गया। ओके, अब मुझे इस अल्पांश आयतन के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या करें? तो अल्पांश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे पास? जाहिर है मेरे पास इस आयतन को मैं n से गुणा कर देता हूं। प्रति एकांक आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? n। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है मेरे पास n, और यहां पर मेरे पास आयतन कितना है? a इंटू डेल्टा एक्स। तो a इंटू डेल्टा एक्स आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? n को इससे मैं गुणा कर देता हूं। अब मैं ये चाहता हूं कि इस अल्पांश आयतन में आवेश कितना है, आवेश की मात्रा ज्ञात करना चाहता हूं। तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या मेरे पास कितनी है? a डेल्टा एक्स इंटू n। कितनी है? a डेल्टा एक्स इंटू n। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? e। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉनों का आवेश क्या हो जाएगा? e से गुणा कर देंगे तो मेरे पास क्या जाएगा? e a डेल्टा एक्स इंटू एन। और ये किसके बराबर होगा? इस अल्पांश आयतन में उपस्थित आवेश के बराबर। तो अल्पांश आयतन में उपस्थित आवेश कितना हो जाएगा? डेल्टा क्यू बराबर ई ए डेल्टा एक्स इंटू एन। मैं इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1।
ओके, अब मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आया, कितनी दूरी तक कर रहा है, डेल्टा एक्स दूरी तक कर रहा है, कितनी दूरी तक कर रहा है, डेल्टा एक्स। तो इलेक्ट्रॉन को हमारे पास डेल्टा एक्स दूरी तय करने में, कितनी दूरी है, डेल्टा एक्स दूरी तय करने में लगा समय। तो समय मेरे पास कितना हो जाएगा, डेल्टा टी बराबर डेल्टा एक्स बटावा वीडी। वीडी मेरे पास क्या है, अपवावेग। अपन क्या जानते हैं, वेग बराबर दूरी बटावा समय। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटावा वेग। तो तय की गई दूरी यहाँ पर कितनी है, डेल्टा एक्स इतनी सी दूरी तय कर रहे हैं, कितने किस वेग से, अपवावेग वीडी से। ओके, तो मैं इसको देता हूं समीकरण नंबर 2 दे देता हूं। कितना देता हूं, समीकरण नंबर 2 देता हूं। अच्छा, विद्युत धारा की परिभाषा क्या कहती है, तो विद्युत धारा बराबर क्या होती है मेरे पास, विद्युत धारा बराबर I बराबर डेल्टा क्यू बटावा डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का मान रख देता हूं, डेल्टा क्यू कितना है मेरे पास, E कैपिटल A N और ये डेल्टा X। और यहां पर अपवावेग कितना है, सॉरी डेल्टा एक्स दूरी तय करने में लगा समय कितना है, डेल्टा टी, और उसकी वैल्यू कितनी निकाली, डेल्टा एक्स अपॉन वीडी। ये देखो डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट गया और ये जो वीडी है वो ऊपर आ जाएगा। तो समीकरण क्या बन जाएगी मेरे पास, एन ई ए वीडी क्या हो जाएगी मेरे पास। तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी मेरे पास, आई बराबर एन ई ए वीडी। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, विद्युत धारा व अपवाह वेग में संबंध आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास, विद्युत धारा व अपवाह वेग में संबंध आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो विद्युत धारा का मान है वो अपवाह वेग के समानुपाती है। अपवाह वेग का मान जितना ज्यादा होगा विद्युत धारा का मान उतना ही ज्यादा होगा। ओके, अच्छा मैंने वीडी को कैसे लिखा था, वीडी को मैं गतिशीलता के पदों में लिखता हूं तो क्या लिखता हूं, म्यू ई। यही पढ़ा था हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में। तो वीडी बराबर मेरे पास क्या है, म्यू ई। और अभी हमने क्या निकाला, आई बराबर एन ई ए वीडी। यहां पर हम क्या करें, वीडी का मान रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, एन ई ए वीडी की जगह क्या रखूं, म्यू ई रख देता हूं। क्या रख देता हूं, म्यू ई। तो ये विद्युत धारा और गतिशीलता में संबंध आ गया। विद्युत धारा और गतिशीलता में संबंध क्या हो गया, एन ई ए म्यू ई। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो आई है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती है और गतिशीलता के भी समानुपाती है। ओके, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता ज्यादा होगी तो विद्युत धारा भी ज्यादा होगी। ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यदि मेरे पास कोई ऐसा तार लो जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अलग अलग हो, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल डिफरेंट हो, ओके, और लेकिन प्रवाहित धारा का मान नियत हो। प्रवाहित धारा कितनी है, आई। यदि आई का मान नियत हो, विद्युत धारा का मान नियत हो, तो उस वाली स्थिति में क्या हो जाएगा, ये पूरे के पूरा जो है हमारे पास पद एन ई ए वी डी वो भी क्या हो जाएगा, नियत होगा। तो एन ई ए वी डी, अच्छा एन और ई तो कांस्टेंट है, ई तो इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और यदि हमने पदार्थ एक जैसा ही लिया है, एक ही पदार्थ लिया है, तो एन भी नियत होगा। तो उस वाली स्थिति में क्या होगा मेरे पास, ये राशि तो नियत ही है। तो इससे एक निष्कर्ष निकल रहा है कि ए इंटू वी डी मतलब जहां पर तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा है, जहां पर तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा है वहां पर अपवावेग कम होगा। अपवावेग ये अधिक है, ये राशि अधिक है, तो ये राशि हमारे पास कम होगी। मतलब यहां पर देखो क्षेत्रफल ज्यादा है, यहां क्षेत्रफल ज्यादा है तो अपवावेग वीडी क्या होगा, कम होगा। और यहां पर देख रहे हैं कि क्षेत्रफल हमारे पास कम है, तो क्षेत्रफल क्या है मेरे पास, कम है। तो इस वाले बिंदु पर क्या होगा, इस वाले अनुप्रस्थ काट पर क्या होगा मेरे पास, अपवावेग का मान अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है हमारे पास कि तार से बहने वाली धारा का मान तो एक जैसा ही है, तार से बहने वाली धारा का मान तो एक जैसा ही है, नियत ही है। तब क्या होगा मेरे पास कि जहां पर
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा है वहां पर ऑटोमेटिकली अपवाह वेग का मान कम हो जाएगा, और जहां पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है वहां अपवाह वेग का मान ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास हम बात करते हैं धारा घनत्व की। क्या बात करते हैं? धारा घनत्व की बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्षेत्रफल ज्यादा है, धारा का मान तो आई है, यहाँ पर क्षेत्रफल कम है, धारा का मान आई है, तो यहाँ पर धारा घनत्व का मान ज्यादा होगा और यहाँ पर धारा घनत्व का मान कम होगा। तो हम देख लेते हैं धारा घनत्व के साथ क्या हो रहा है। तो J बराबर कितना होता है मेरे पास? I बटावा A। धारा घनत्व क्या होता है? J बराबर I बटावा A होता है। और I कितना निकाला मैंने? NEAVD, ओके, बटावा A। और A से मेरे पास यहाँ A कट गया, तो मेरे पास समीकरण क्या आ गई? NEVD। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? जो धारा घनत्व का मान है वो अपवाह वेग पर निर्भर कर रहा है। जहां पर अपवाह वेग का मान ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पर अपवाह वेग कम है, इस वाले बिंदु पर अपवाह वेग कम है, तो यहाँ पर धारा घनत्व भी कम होगा। हम देख भी रहे हैं कि क्षेत्रफल का मान ज्यादा है, धारा का मान तो नहीं है, क्षेत्रफल का मान ज्यादा है, तो धारा घनत्व ऑटोमेटिकली J बराबर कितना है? I बटावा A। और A का मान ज्यादा हो तो J का मान कम हो जाएगा। और अपवाह वेग के हिसाब से देखें तो वो भी देख रहे हैं अपने पास कि यहाँ पर अपवाह वेग का मान क्या आ रहा है? कम आ रहा है। ओके, यहाँ पर अपवाह वेग का मान कम होगा तो धारा घनत्व का मान भी कम हो जाएगा। ओके, अच्छा, VD का मान, अपवाह वेग का मान अगेन हम रख सकते हैं, तो NE और μE। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया? धारा घनत्व को भी अपवाह वेग के पदों में और गतिशीलता के पदों में रख दिया है। ओके, क्लियर है हमारे पास? अब एक मेरे पास प्रश्न जनरली पूछा जाता है, ये वाला प्रश्न, ओके, कि जैसे मेरे पास अपवाह वेग की जो कोटि है वो क्या है? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ओके, और इसका मतलब बहुत कम है ये, तो मतलब 1 सेकेंड के अंदर ये 1 मिलीमीटर से भी कम दूरी तय कर रहा है। अब मेरे पास प्रश्न उठता है कि जैसे मैंने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, क्या लगा दिया? एक बल्ब लगा दिया, और साथ में मैंने बैटरी जोड़ दी और एक कुंजी जोड़ दी, ओके, स्विच जोड़ दी। अब हम क्या देखते हैं कि जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ, तो पूरे परिपथ में उसी क्षण विद्युत धारा उत्पन्न होती है और बल्ब भी जलने लग जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका अपवाह वेग कितना है? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, मतलब वो 1 सेकेंड के अंदर 1 मिलीमीटर से भी कम दूरी तय कर रहा है। तो क्या कारण है कि जैसे ही स्विच ऑन करते हैं पूरे परिपथ में धारा स्थापित होती है और बल्ब भी जलने लग जाता है? ठीक है, तो इसके पीछे हमारे पास क्या रीजन है? एक्चुअली हमारे पास क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन स्विच ऑन करते ये इलेक्ट्रॉन यहां पर गति करता हुआ, यूं गति करता हुआ, यूं गति करता हुआ यहां से यहां तक नहीं आता है। बात समझ में ना आपके? जैसे आपने ये सोचना है कि यहाँ का जो बैटरी के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमता हुआ तार में गति करता हुआ बल्ब में जाएगा और बाद में बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल में प्रवेश करेगा, ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा होता तो बहुत ज्यादा समय लगता बल्ब को जलने में, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। तो कैसा है भाई? तो एक्चुअली हम क्या जानते हैं, जो तार है वो क्या है? चालक है। तार क्या है? चालक। और बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है वो भी क्या है? चालक ही है। ओके, वो भी क्या है? चालक है। तो इस परिपथ के प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इस परिपथ के प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है यहाँ पर सब जगह। ओके, वो थर्मल गति कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही प्रकाश के वेग से पूरे परिपथ में तार के अलोंग विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है और उसी गति से हर एक इलेक्ट्रॉन अपवाह गति करने लगते हैं। यहाँ का इलेक्ट्रॉन घूमकर यहाँ नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ गति कर रहा है, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ गति कर रहा है, यहाँ वाला यहाँ गति कर रहा है। तो जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा तो पूरे परिपथ में प्रकाश के वेग से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? हर एक बिंदु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपवाह गति देगा और जैसे सारे इलेक्ट्रॉन अपवाह गति करने लगेंगे पूरे परिपथ में विद्युत धारा स्थापित हो जाएगी और ये बल्ब जलने लग जाएगा। ओके, तो क्लियर है हमारे पास
कि अपवाह वेग का मान 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड होने पर भी जैसे स्विच ऑन करते हैं पूरे परिपथ में धारा स्थापित होती है और सर्किट ऑन हो जाता है, बल्ब जलने लग जाता है। क्लियर है हमारे पास। अब हम बात करते हैं ओम के नियम की। किसकी बात करें? ओम के नियम की। अच्छा, अब मेरे पास जैसे ये कोई परिपथ है, यहाँ पर कोई परिपथ लिया मैंने और यहाँ पर मैंने बैटरी जोड़ दी, कुंजी जोड़ दी, एक धारा नियंत्रक मैंने जोड़ दिया यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक प्रतिरोध तार R है और इसके सिरों पर विभवांतर नापने के लिए एक वोल्टमीटर लगा देता हूँ और यहाँ पर श्रेणी क्रम में धारा मापने के लिए एक एमीटर लगा देता हूँ। अब यदि मैं परिपथ में धारा का मान परिवर्तित करता हूँ या फिर विभवांतर का मान परिवर्तित करता हूँ तो क्या होगा? जैसे जैसे अपन इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान परिवर्तित करेंगे, वैसे वैसे धारा इस प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान भी परिवर्तित होगा। विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी बढ़ेगा, विभवांतर कम करेंगे तो धारा का मान भी कम होगा। इसका मतलब क्या है कि जो V विभवांतर है और धारा है, इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या रहेगा? मेरे पास नियत रहेगा। क्या रहेगा? नियत। यही मेरे पास क्या है? ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है? अच्छा, एक चीज और है इसमें कि ऐसा नहीं है कि V/I बराबर नियत ये हमेशा लागू, इसके लिए कोई कंडीशन भी है। ठीक है, कंडीशन क्या है? यदि सभी भौतिक अवस्थाएं, यदि अपने पास भौतिक अवस्थाएं जो तार की या प्रतिरोध की भौतिक अवस्थाएं नियत रहे। भौतिक अवस्था नियत का मतलब इसकी लंबाई नियत रहे, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र नियत रहे, ताप का मान नियत रहे, ओके, पदार्थ की प्रकृति नियत रहे। तो इस स्थिति में भौतिक अवस्थाएं यदि नियत हो, जैसे लंबाई है, अनुप्रस्थ काट है, ताप नियत है, उस वाली स्थिति में जो विभवांतर है और धारा का जो अनुपात है वो सदैव क्या रहता है? नियत रहता है। और यही हमारे पास क्या है? ओम का नियम। क्या है मेरे पास? ओम का नियम। अच्छा, ये नियत जो राशि है वो कुछ ना कुछ राशि होनी चाहिए, तो इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं? V/I में एक नियतांक लगा देता हूं R। क्या लगा देता हूं? R। और इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। क्या कहते हैं इसको? प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर है मेरे पास कि जब हमारे पास किसी सर्किट से, किसी प्रतिरोध तार से मैं धारा प्रवाहित कर रहा हूं तो जो विभवांतर और धारा का जो अनुपात है वो सदैव क्या रहेगा? नियत रहेगा, ओके। और इनका जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा? एक नियतांक के बराबर होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। अच्छा, ये प्रतिरोध क्या चीज है? फिर ये हम इसको क्या बोल रहे हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या चीज है और ये उत्पन्न क्यों होता है? एक्चुअली क्या है कि जैसे मेरे पास ये कोई चालक है, ओके, और जब इस चालक में अपन धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अपवाह गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उस वाली स्थिति में वो आयनों से टक्कर भी करते हैं। जब ये आयनों से टक्कर करते हैं तो इनकी ऊर्जा में कमी होती है और इनके जो प्रवाह है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है? जिसे प्रतिरोध उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? प्रतिरोध उत्पन्न होता है। इसका मतलब क्या है कि धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध, धारा प्रवाह में उत्पन्न अवरोध, ये क्या कहलाएगा मेरे पास? प्रतिरोध कहलाएगा। धारा प्रवाह में जो उत्पन्न प्रतिरोध है उसी को अपन क्या बोलेंगे? धारा प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। अब हम क्या करते हैं? अगेन ओम के नियम पर जाते हैं। ओम का नियम क्या बोल रहा है? V/I = नियत, मतलब V और I का अनुपात नियत है। यदि हम V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहें, यहां पर मैंने I ले लिया और यहां पर मैंने V ले लिया, तो दोनों का अनुपात क्या रहना चाहिए? नियत रहना चाहिए। इसका मतलब यदि मैं दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं तो मेरे पास एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्या होती है? सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब हमारे पास प्रश्न उठता है कि क्या हम इस ग्राफ से
प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं? इस ग्राफ से क्या प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये ग्राफ है और इसकी हम ढाल निकालना चाहें। एक बार ढाल निकाल के देखते हैं। ढाल क्या होता है? ढाल होता है मेरे पास tan थीटा, और ढाल निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई दो बिंदु अपन ले लेते हैं, एक यहाँ पर ले लेते हैं और एक यहाँ पर ले लेते हैं। दोनों के बीच का गैप कितना है, मान लेते हैं हमारे पास डेल्टा आई, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपन क्या करते हैं, विभवांतर पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट ये वाला और दूसरा पॉइंट मेरे पास यहाँ पर, और इन दोनों बीच का जो विभवांतर है वो कितना है, डेल्टा वी ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, डेल्टा वी। और ये वाला कौन थीटा है, तो ये वाला कौन भी क्या होगा, थीटा ही होगा। त्रिभुज मेरे पास क्या बन गया, ए बी और एन। त्रिभुज ए बी एन से tan थीटा का मान क्या हो जाता है, tan थीटा क्या होता है, लंब बटावा आधार। लंब कितना है मेरे पास, bm। लंब कितना है मेरे पास, bm। ओके, और आधार कितना है, am। ये आधार am लगा दिया मैंने, और bm क्या है मेरे पास, डेल्टा v। bm क्या है, डेल्टा v, और am क्या है मेरे पास, ये डेल्टा i। ओके, और अभी हमने क्या बोला, विभवांतर और धारा का अनुपात है वो किसके बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, यदि v और i के बीच में ग्राफ है और हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ का ढाल ज्ञात कर लेंगे। ओके, और वो ढाल किसके बराबर होगा, वो ढाल उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा। क्लियर है हमारे पास? ओके, अच्छा एक बात ध्यान रखना है कि जो ओम का नियम है वो सार्वत्रिक नियम नहीं है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि हर जगह लागू होगा। ओके, एक्चुअली क्या है कि ये जो ओम का नियम है केवल धात्विक चालक, केवल धात्विक चालकों पर ही लागू होता है। ओके, जैसे अपने पास सोना चांदी है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, उसके लिए ही लागू होगा, वो भी अल्प परास में। विभवांतर का जो परास है अल्प है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हमारे पास क्या है कि ज्यादा विभवांतर आरोपित करेंगे तो क्या होगा, तार गर्म हो जाएगा, और तार के गर्म होते ही उसकी प्रतिरोध भी चेंज हो जाएगा। जो भौतिक अवस्था है वो नियत नहीं रह पाएगी, और जब भौतिक अवस्थाएं नियत नहीं रह पाएगी तो ये ओम का नियम फिर लागू नहीं होगा। तो ये जो ओम का नियम है वो केवल धात्विक चालकों के पर ही लागू होता है। अच्छा, अब ये प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या है अपने पास, ओम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, ओम से। और इस ओम को हमको परिभाषित करना हो तो कैसे परिभाषित करेंगे, हमारे पास क्या है, R बराबर V अपॉन आई। यदि मैं V बराबर 1 वोल्ट लूं और I बराबर में 1 एम्पियर लूं, कितने एम्पियर, 1 एम्पियर लूं, तो R बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन आई। तो 1/1 बराबर 1 ओम। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मेरे पास कोई चालक तार है और उस चालक तार के सिरों पर मैं 1 वोल्ट आरोपित करता हूं, और 1 वोल्ट आरोपित करने पर यदि उससे प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर है, तो उस चालक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 ओम हो जाएगा। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ओम। किसकी बात, इंटरनेशनल ओम की बात करते हैं। ओके, इंटरनेशनल ओम क्या है, इंटरनेशनल ओम में क्या है, मेरे एक पारे का स्तंभ है एक्चुअली, और उस पारे के स्तंभ का अनुप्रस्थ काट कितना है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। कितना है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, और उसकी लंबाई कितनी है, 10.63 सेंटीमीटर, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, 14.4321 ग्राम। ओके, यहां पर अपने पास एक शुद्ध पारे का, किसका, शुद्ध पारे का एक स्तंभ है जिसका अनुप्रस्थ काट कितना है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, लंबाई 10.63 सेंटीमीटर, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका द्रव्यमान है 14.432 ग्राम। ओके, उस वाली स्थिति में इसका जो प्रतिरोध है वो किसके बराबर है अपने पास, इसका प्रतिरोध हमारे पास है 1 ओम के, इसके बराबर 1 इंटरनेशनल ओम के बराबर। क्लियर है हमारे पास ये चीज। ओके,
अब हम क्या करना चाहेंगे, ओम के नियम की व्युत्पत्ति करना चाहता हूं, ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ओके, ओम के नियम की व्युत्पत्ति करना चाह रहे हैं। हमने बस सीधा सीधा आप क्या बोला था, V इज इक्वल टू आई आर, या फिर V अपॉन आई इज इक्वल टू आर बोल दिया, लेकिन ये आया कैसे वो हम ज्ञात करना चाहेंगे। अगेन हम वही क्या करेंगे कि विद्युत धारा व अपवाह वेग में क्या संबंध है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। अपवाह वेग में जो संबंध है उसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो I बराबर कितना है, NEA VD, NEA VD, और VD बराबर कितना है, म्यू ई। तो NEA VD की जगह लिख दें म्यू ई लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, म्यू ई लिख देते हैं। ओके, क्लियर है अपने पास। अच्छा, इसकी जगह हम ओके इसकी जगह दूसरा सूत्र अप्लाई कर देते हैं, इसको छोड़ो। इसकी जगह हम अपवाह वेग का एक दूसरा सूत्र भी निकाला था हमने। अपवाह वेग का सूत्र क्या था, E कैपिटल E अपॉन M इंटू टॉ। ओके, ये वाला सूत्र अप्लाई कर देते हैं। अपवाह वेग का एक सूत्र और था अपने पास, VD बराबर E कैपिटल E टॉ बटावा M, तो हम यहाँ पर ये रख देते हैं। तो E कैपिटल E टॉ बटावा, इससे भी हमारे पास आ जाता, लेकिन हमको फिर बाद में म्यू की वैल्यू पुट करनी पड़ती। ओके, तो यहां पर मेरे पास समीकरण क्या बन गई, I बराबर क्या हो गया, एन ई स्क्वायर, यहां पर एक ही है, एक ही, दोनों मल्टीप्लाई कर गया, ई स्क्वायर कैपिटल ए, ओके, टॉ बटावा एम इंटू टॉ है इंटू ई। अच्छा, ई बराबर कितना होता है, ई बराबर मेरे पास होता है V अपॉन एल। कहने का मतलब क्या है, यदि मेरे पास कोई चालक है और उस चालक की लंबाई L है और इसके सिरों पर आरोपित विभवांतर V है, तो उस वाली स्थिति में इसमें उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, V अपॉन एल। जो विभवांतर है उसको अपन लंबाई से भाग लगा देंगे, तो इस E की जगह क्या रख देते हैं अपन, V अपॉन एल रख देते। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर एन ई स्क्वायर ए टॉ बटावा M, और इस E की जगह रख देते हैं V अपॉन एल। क्या रख देते हैं, V अपॉन एल। तो इससे देखो हमारे पास क्या आ रहा है, ये I है, क्लियर है। मेरे पास N कांस्टेंट है, एक पदार्थ लिया हमने कोई सा भी, तो उसके लिए प्रति एकांक आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत रहेगा, E अपने पास उसका आवेश है, और कैपिटल A चालक तार का अनुप्रस्थ काट है, वो भी नियत है, और ताप का मान हमारे पास नियत ले रहे हैं। ओके, तो विश्रांति काल भी नियत रहेगा, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और L इसकी लंबाई है। तो यदि भौतिक अवस्थाएं सारी नियत हो तो ये पूरी जो राशि है वो क्या रहेगी, नियत रहेगी। तो उस वाली स्थिति में क्या आएगा, I समानुपाती क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, और ये क्या है, ओम का नियम है। ये क्या है, ओम का नियम है। क्लियर है अपने पास। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हमने क्या लिखा है कि I बराबर एन ई स्क्वायर ए टॉ बटावा एम एल इंटू वी। ओके, तो यहां पर अपने पास I इज प्रोपोर्शनल टू V आ रहा है। अच्छा, इससे हम प्रतिरोध का सूत्र भी याद कर सकते हैं, कैसे। अच्छा, I बराबर कितना, V बराबर कितना लिखा था अपन ने, आई आर। V बराबर कितना था, आई आर, ओम का नियम यही था। तो I बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन आर। यदि मैं दोनों की तुलना करूं, देखो यहां पर I है और यहां पर भी I है, और यहां पर ये V है और यहां पर भी ये V है। यहां पर कितना है, 1 अपॉन आर, और यहां पर ये पूरी राशि है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर बराबर एन ई स्क्वायर ए टो बटावा एम एल। तो प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, आर बराबर एम एल बटावा एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉ। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रतिरोध का मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रतिरोध का मान आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके सूक्ष्म रूप की। किसके सूक्ष्म रूप की, कि जो ओम के नियम का सूक्ष्म रूप क्या है। तो हम क्या जानते हैं, देखो J बराबर क्या है, धारा घनत्व, और J बराबर कितना होता है, I बटावा A। और अभी हमने I का मान कितना निकाला है, I का मान कितना निकाला है हमने, एन ई स्क्वायर ए टॉ बटावा एम इंटू ई, विद्युत क्षेत्र के पदों में। किसके पदों में, विद्युत क्षेत्र के पदों की बात कर रहे हैं। और इसमें क्या कर रहे हैं, हम A का भाग लगा देते हैं।
जे बराबर कितना है, आई बटावा ए। तो ये ए से ए कट गया और राशि हमारे पास क्या बची है, एन ई स्क्वायर टॉ बटावा एम इंटू ई। ओके, यदि मैं इस पूरी राशि को एक नियतांक से प्रदर्शित करूं तो जे बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा ई। ये नियतांक क्या है, सिग्मा लिख रहे हैं, और इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं, चालकता, विशिष्ट चालकता, पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता। तो जे बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा ई। इसी को हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म रूप, ओम के नियम का, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। तो अच्छा, हम यहाँ पर तुलना करना चाहें इसकी और इसकी, तो सिग्मा का मान कितना हो जाएगा, चालकता का मान कितना आ जाएगा, सिग्मा बराबर एन ई स्क्वायर टॉ बटावा एम। क्या आ जाएगा, एन ई स्क्वायर टॉ बटावा एम। ओके, अच्छा यहां पर हमने क्या लिखा, प्रतिरोध लिखा है, आर बराबर एम एल बटावा एन ई स्क्वायर ए टॉ। ओके, तो इस सूत्र से हमें एक मोटा मोटा सा निष्कर्ष निकल रहा है। देखो, m तो क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसको अपना कोई प्रतिबंध नहीं है, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते। n क्या है, प्रति एकांक आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, यदि हम पदार्थ का मान एक समान ले रहे हैं, एक ही पदार्थ जैसे तांबा लिया, तो फिर ये भी अपने पास परिवर्तित नहीं होगी। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसको अपन परिवर्तित कर नहीं सकते। और टॉ क्या है, ताप है, क्या है, विश्रांति काल है, सॉरी ये क्या है, विश्रांति काल। क्या है, विश्रांति काल, जो किस पर डिपेंड करता है, ताप पर डिपेंड करता है। कैसे करता है वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर एक दो राशियां बची हुई है, एक तो एल तार की लंबाई और एक अपने पास अनुप्रस्थ काट क्षेत्र। ओके, इसका मतलब क्या है, यदि मैं प्रतिरोध तार की लंबाई में परिवर्तन करता हूं या फिर इसके अनुप्रस्थ काट में परिवर्तन करता हूं तो प्रतिरोध का मान भी परिवर्तित होगा। और किस तरह से परिवर्तित होगा, तो इस सूत्र से देखने पर मुझे डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि पहली चीज अपने पास क्या है, जो प्रतिरोध का मान है वो लंबाई के समानुपाती है। प्रतिरोध का जो मान है वो किसके समानुपाती है, लंबाई के। यदि मेरे पास एक तार है जिसका अनुप्रस्थ काट a है और लंबाई l है और इसका प्रतिरोध कितना है, r है। यदि मैं इसी पदार्थ का पदार्थ लूं, ओके, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना हो, a ही हो, ये शर्त a रहना चाहिए ना, और इसकी लंबाई कितनी हो जाए मेरे पास, 2l हो जाए, तो इसका प्रतिरोध भी कितना होगा, 2r होगा। मतलब लंबाई के समानुपाती हो गया। तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध का मान उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा मेरे पास क्या है, r समानुपाती है 1/a, ये मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब जैसे मेरे पास एक तार है जिसकी लंबाई l है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है, ओके, और प्रतिरोध r है। यदि मैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दुगना कर दूं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दुगना कर देता हूं, 2a कर देता हूं, ओके, और लंबाई l ही रहने देता हूं, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कितना होगा, आधा होगा। इसका मतलब तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ओके, क्लियर है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या, हम ऐसे लिख सकते हैं, R समानुपाती L/A। ओके, और समानुपाती का निशान हटाए तो हम क्या लगा सकते हैं, नियतांक लगा सकते हैं। इस नियतांक को अपन क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। तो एक नया आ गया अपने पास, विशिष्ट प्रतिरोध। ये नया कैसे आ गया अपने पास, देखो इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास एक तांबे का तार है, कॉपर का वायर है, ओके, अनुप्रस्थ काट a, लंबाई l, ओके। अब मैं एक एल्यूमिनियम का तार ले लेता हूं और क्षेत्रफल a लेता हूं और लंबाई भी l लेता हूं, लेकिन है किसका ये, एल्यूमिनियम का। ओके, तो क्या दोनों के प्रतिरोध समान होंगे क्या, इसका प्रतिरोध और इसका प्रतिरोध समान होगा, आंसर होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पदार्थ अलग है और ये इसका पदार्थ अलग है, ये एल्यूमिनियम है और ये कॉपर है। इसका मतलब क्या, पदार्थ की जो प्रकृति है वो भी प्रतिरोध को प्रभावित करती है। ओके, इस चीज को समझने के लिए हमने किसको डिफाइन किया है, विशिष्ट प्रतिरोध को डिफाइन किया है, और इसका संकेत क्या है, रो है। क्या है, रो है। तो अब क्या रो को परिभाषित कर सकते हैं क्या, देखो हम वापस लिखते हैं, R बराबर रो L बटावा A। यदि मैं L बराबर 1 मीटर लेता हूं, ओके,
और a बराबर क्या ले लेता हूँ 1 मीटर स्क्वायर। दोनों को एकांक ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, ये भी एकांक है और ये भी मेरे पास क्या है एकांक। तो उस वाली स्थिति में क्या हो जाएगा r बराबर रो हो जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि मेरे पास कोई तार है जिसकी लंबाई एकांक है, तार है जिसकी लंबाई एकांक है और उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो भी क्या है एकांक है, उस वाली स्थिति में इसका जो प्रतिरोध है वो किसके बराबर होगा, चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता की। किसके बराबर, चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। क्लियर है हमारे पास। अब मन में प्रश्न उठता है कि जिस प्रकार प्रतिरोध लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उसी प्रकार प्रतिरोधकता भी लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी क्या? तो आंसर होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली क्या विशिष्ट प्रतिरोध है उस पदार्थ का गुण है। एक विशेष पदार्थ, जो भी आपने पदार्थ लिया है उस पदार्थ का एक गुण है। ओके, वो पदार्थ का गुण है, वो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर ये किस किस पर निर्भर करेगा उसको निकालने के लिए देखो अभी हमने पहले एक डेरिवेशन किया था और उस डेरिवेशन में हमने देखो आर निकाला था। आर बराबर क्या निकाला, एम एल, ये वाला है अपने पास, आर बराबर एम एल बटा हुआ एन ई स्क्वायर ए इंटू टो। तो इस सूत्र को मैं वापस यहाँ लिख लेता हूँ। तो आर बराबर क्या है, एम एल एन ई स्क्वायर ए इंटू टो। ओके, अब यदि मैं इस वाले सूत्र और इस वाले सूत्र की तुलना करता हूँ, देखो यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ एल है बाई ए है, ये एल बाई ए है, यहाँ पर क्या है रो और यहाँ कितना है एम एन ई स्क्वायर टो। तो रो का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, एम एन ई स्क्वायर टो आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र आ रहा है वो क्या आ रहा है, रो बराबर एम बटावा एन ई स्क्वायर टो आ रहा है। अच्छा, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इसको अपन कुछ नहीं कर सकते इसके साथ। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये अभी इसको भी अपन परिवर्तित नहीं कर सकते। n क्या है, प्रति एकांक आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये किस पर निर्भर करेगी, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगी। जैसे ही आपने कॉपर से एल्यूमिनियम लिया तो n का मान चेंज हो जाएगा। और यह है विश्रांति काल। क्या है मेरे पास, विश्रांति काल। और विश्रांति काल किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो विशिष्ट प्रतिरोध का मान है, एक किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर, और किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ताप चेंज होगा विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी चेंज होगा। ओके, अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, हम इसका मात्रक को परिभाषित करना चाहते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर रो बराबर कितना आ रहा है, रो बराबर आ रहा है हमारे पास ऐसे ऐसे करते हैं, आर और ए को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और एल को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो इसका आर का मात्रक क्या होता है, ओम, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास जो प्रतिरोधकता है उसका मात्रक क्या आ जाएगा, एसआई पद्धति में मात्रक आ जाएगा ओम इंटू मीटर। क्या आ जाएगा मेरे पास, ओम इंटू मीटर आ जाएगा। और इसकी बीमा क्या हो जाएगी मेरे पास, यदि मैं बीमा निकालूंगा, वैसे 11th क्लास में निकाल चुके हैं, तो मैं फिर अपन डायरेक्ट लिखेंगे M1 L3 T3 A माइनस 2। ये मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर -3 है, ये क्या है मेरे इसकी प्रतिरोधकता की बीमा आ गई। ओके, क्लियर है हमारे पास ये वाली चीज। तो अब हमारे पास क्या एक प्रश्न अधिकतर आता है कि जो जो प्रतिरोधकता है, विशिष्ट प्रतिरोध है, वो विश्रांति काल या ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, उसकी निर्भरता को हमको बताना होता है। तो पहले हम ये वाली चीज कर लेते हैं। देखो हमारे पास क्या, यदि हमने पदार्थ नियत लिया है, क्या लिया है, पदार्थ नियत है, ठीक है, फिक्स है अपने पास, पदार्थ को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो जो रो है प्रतिरोधकता है वो विश्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, अब हम क्या जानते हैं कि पदार्थ है और उसके अंदर क्या होता है, एटम्स होते हैं। क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, आयन है अपने पास, और इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, अपवाह गति करते रहते हैं। साथ में ताप के कारण जो ये आयन है वो भी क्या करते रहते हैं,
कंपन कर देते हैं। इस तरह से कंपन अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। लेकिन जैसे हम ताप का मान बढ़ाते हैं और ताप का मान बढ़ाते हैं तो क्या होता है, इसके जो कंपनों के आयाम है, कंपनों के जो आयाम है वो भी बढ़ते हैं, और साथ में अपने पास जो वीडी है जिसको अपन वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, उसमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी। अच्छा, कंपनों के आयाम बढ़ रहे हैं, साथ में अपने पास इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग भी बढ़ गया ताप में वृद्धि के कारण, तो क्या होगा, टकरें क्या होगी, जल्दी जल्दी होगी, और टकरें जल्दी जल्दी होगी तो विश्रांति काल क्या हो जाएगा, विश्रांति काल कम हो जाएगा, विश्रांति काल कम हो गया। अब जब विश्रांति काल क्या है अपने पास, विश्रांति काल प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती है। ओके, यदि ये वाली राशि कम होगी तो जाहिर है प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाएगा। क्या होगा, प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जैसे जैसे किसी चालक प्रतिरोध का ताप आप बढ़ाओगे वैसे वैसे उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी। ओके, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, केवल धात्विक चालकों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, धात्विक चालकों की बात करते हैं। अन्य पदार्थों के लिए प्रतिरोधकता का मान कम भी हो सकता है ताप बढ़ाने पर, जैसे सेमीकंडक्टर। यदि हम अर्धचालक लें, क्या लें, अर्धचालक लें, तो उस वाली स्थिति में क्या होगा, ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता का मान घटेगा। तो ये वाला जो टॉपिक है वो हम जो अर्धचालक करेंगे तब करेंगे, यहाँ पर हम केवल धात्विक चालकों की बात कर रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार क्या होगा, जो प्रतिरोधकता का जो मान है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। अब बढ़ता किस प्रकार है, ठीक है, वैसे इसका जो प्रतिरोधकता और ताप में जो ग्राफ है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे हमारे पास यदि हम मरकरी की बात करें, पारे की बात करें, तो जैसे जैसे ताप घटाते हैं वैसे वैसे उसकी प्रतिरोधकता पहले तो कम होती है, लेकिन एक ताप पर जब 4.2 केल्विन होता है तो इसकी प्रतिरोधकता 0 होता है, मतलब ये अतिचालक बन जाता है। क्या बन जाता है, अतिचालक बन जाता है। लेकिन हम बात करें अल्प परास की, यदि ताप का जो परास है अल्प है, ताप में जो परिवर्तन है अल्प परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, यदि ताप में परिवर्तन अल्प हो तो उस वाली स्थिति में क्या होता है, जो प्रतिरोधकता है वो ताप के साथ, किसके साथ, ताप के साथ रेखिक रूप से परिवर्तित होती है। कैसे होती है, रेखिक रूप से परिवर्तित होती है। तो सूत्र क्या बन जाएगा मेरे पास, जैसे रो बराबर रो टी लिख देते हैं, ताप पर, किसी ताप पर यदि प्रतिरोधकता टी है तो उसको हम क्या लिख रहे हैं, रो टी बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ओके, रो नॉट क्या है मेरे पास, टी नॉट ताप पर प्रतिरोधकता है, और रो टी क्या है, टी ताप पर प्रतिरोधकता है। ओके, तो सूत्र मेरे पास क्या हो गया, ये आ गया इस तरह से। और यहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा है प्रतिरोधकता ताप गुणांक, प्रतिरोधकता ताप गुणांक है, और इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, सेंटीग्रेड इनवर्स, क्या होगा, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स होगा। अच्छा, जो ताप है, सॉरी, जो धात्विक चालक है, उन धात्विक चालक के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। इसलिए जैसे जैसे ताप में वृद्धि करते हैं वैसे वैसे उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है। वही हम बात करें अर्धचालक की, तो अर्धचालक के लिए क्या होता है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान क्या होता है, नेगेटिव। अर्धचालकों के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान कितना क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जैसे जैसे ताप में वृद्धि करते हैं अर्धचालकों के लिए तो उसकी प्रतिरोधकता का मान घटता जाता है। क्लियर है हमारे पास ये वाली चीज। ओके, अब हम बात करते हैं विद्युत चालकता की। किसकी बात करते हैं, चालकता की बात करें। चालकता को मैंने किससे ले, चालकता, सॉरी, चालकता को किससे लिख रहा हूँ, जी से लिखता हूँ। ओके, किससे लिख रहा हूँ, जी से लिख रहा हूँ। तो चालकता की परिभाषा बहुत आसान है कि जो प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है मेरे पास, चालकता कहलाता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। और मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मात्रक हो जाएगा अपने पास ओम इनवर्स, और इसका एक नाम और है अपने पास सीमेन। ओके, एक मात्रक और है। क्लियर है हमारे पास। ओके, अब हम बात करते हैं विशिष्ट चालकता की। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको हमको बस इसी तरह से टच करना है। विशिष्ट चालकता,
विशिष्ट चालकता को किससे लिखेंगे अपन? सिग्मा से। किससे लिखेंगे? सिग्मा से लिखेंगे। और इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है, किसका? विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो हमारे पास क्या होगा? विशिष्ट चालकता कहलाएगा। अच्छा, ये जो विशिष्ट चालकता है वो किस किस पर निर्भर करते हैं? तो अगर हम जाते हैं, देखो प्रतिरोधकता का सूत्र में हमने क्या लिखा था? ये प्रतिरोधकता का सूत्र ये हमने निकाला था m/n e²τ। ओके, तो रो बराबर हमने क्या निकाला था? m/n e²τ। ओके, और यह चालकता क्या है? इसका व्युत्क्रम। तो चालकता का सूत्र क्या हो जाएगा? n e²τ/n। ओके, अगेन हमारे पास जो चालकता है वो किस पर निर्भर कर रही है? पदार्थ की प्रकृति पर। किस पर निर्भर कर रही है? पदार्थ की। और दूसरा विश्रांति काल, और विश्रांति काल किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। तो जैसे जैसे हम धात्विक चालकों का ताप बढ़ाएंगे तो उसकी जो चालकता है वो क्या होती जाएगी? विशिष्ट चालकता है वो क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। ओके, क्लियर है हमारे पास? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स। और अगले वीडियो